Hello everyone, myself Shweta Yadav. Welcome to Quality Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about the संविधान प्रस्तावना. ठीक है, हम संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. और ये संविधान का पार्ट 2 है. इससे पहले की वीडियो में मैंने पार्ट 1 डाला था और पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्योंकि संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बड़ा है, काफी लेंथी है, तो संविधान को हम किसी एक या दो वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संविधान के एक से ज्यादा वीडियो बनाने हैं. तो ये आप भी जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 2 है, जिसमें बेसिकली हम प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, जिसे प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में से प्रस्तावना के अलावा उद्देशिका भी बोला जाता है. ठीक है, तो इसे आज डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज, आपको आज के वीडियो में कुछ अलग दिख रहा होगा, वो ये दिख रहा है कि ये आज जो नोट्स हैं वो सब हिंदी में हैं. तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियोस बनते हैं उन सब में मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ध्यान रखती हूँ. कैसे रखती हूँ? क्योंकि बाकी के वीडियोस में मैं जितना भी कुछ लिखती हूँ वो इंग्लिश में लिखती हूँ और हर पॉइंट को फिर हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. तो इससे क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाता है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाता है. लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा आज का प्रस्तावना, इसमें क्या है कि इसके एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना होता है, एक एक वर्ड को आपको समझना है. तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि जो ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसको पूरी तरीके से मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं, हिंदी में ही लिखूं. एंड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से इस टॉपिक को इंग्लिश में दोबारा एक दूसरी वीडियो डाल देंगे. लेकिन फिलहाल का जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए है बेसिकली. ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने जो हैं अगर वो देख रहे हैं तो अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनके नोट्स के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनेगा जो कि इंग्लिश में बनेगा. तो अभी मैं हिंदी मीडियम में इसे यहाँ कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. प्रस्तावना, पहली चीज आपको मैं बता दूं कि प्रस्तावना क्या है. प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उद्देशिका. यानी कि इस प्रस्तावना में संविधान से रिलेटेड है, ये तो पता है ना. तो इस प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में, किसकी उद्देशिका है? ये संविधान की उद्देशिका है. तो इससे क्या पता चल रहा है नाम से कि इस उद्देशिका में संविधान के उद्देश्य लिखे हैं. मीन्स कि जो हमारा संविधान है वो क्यों बना है, किस लिए बनाया गया है. ठीक है, उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य छुपे हुए हैं, तो वो सब कहाँ है? वो सब यहाँ है, इसमें उद्देशिका में. तो अगर आप एक बार उद्देशिका को, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा संविधान है भारत का, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों बना है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं. ठीक है, चलिए समझते हैं. तो यहाँ आपको एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ हमें एक एक वर्ड पे इसके फोकस करना है, क्योंकि जो ये प्रस्तावना होती है ये पढ़ने में, जब आप इसे पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी सी बोरिंग लगती है. आपको इसके जो वर्ड्स है वो बहुत भारी भरकम लगते हैं. ऐसा लगता है अरे 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 ऐसे इसको कैसे करेंगे, इसको तो अपने वर्ड्स में भी नहीं लिख सकते, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे. अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हाँ, इसके जो वर्ड्स है वो आपको भारी भरकम लगेंगे, हो सकता है ये बोर भी लगे. लेकिन अगर आप इसके वर्ड्स को एक बार समझ जाएंगे तो क्या होगा कि आपको इसे लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है तो आप इसे यूं लिख देंगे. ठीक है, तो आइए समझते हैं. हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, यहाँ से क्या मतलब है हम भारत के लोग, यानी कि ये तो पता है ना कि जो हमारी प्रस्तावना है वो क्यों है, संविधान के लिए है और इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे हैं. ठीक है, और ये बनाई है ना, यहाँ पे ये सब बताया मैंने कि ये इसमें बेसिकली ये चीज है कि संविधान को क्यों बनाया गया. तो सबसे पहला इसका जो वर्ड आता है, वो जो वर्ड्स आते हैं, हम भारत के लोग, यानी कि ये जो संविधान है हमारा, ये किसने बनाया है? ये किसी बाहर के लोगों ने नहीं बनाया, ये हमने आपने मिलकर बनाया. यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने इसे बनाया है, हम भारत के लोगों के लिए इसे बनाया है. ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरा एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझते जाएंगे. तो यहाँ पे किस वर्ड पे इंपॉर्टेंस आ जाती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न. तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है कि यानी कि जो हमारा ये भारत है, इस पे जो पूरी तरह से जो कंट्रोल है, जो प्रभुत्व है, वो किसका होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए, भारत के लोगों का होना चाहिए, है ना. अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी नई बात है. इसमें नई बात है,
आज के टाइम में इसमें शायद कोई नई बात ना हो, लेकिन जिस वक्त ये संविधान बना था उस वक्त इसके लिए ये बात बहुत नई थी और बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये कब बना? आजादी के बाद। आजादी से पहले हम जो भारत के लोग थे, हम अपने ही भारत में ही रह रहे थे, लेकिन क्या वो भारत हमारा था? हम अपने ही देश में गुलामों की तरह रहते थे। अब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या प्रभुत्व मतलब उस पे जो पूरा प्रभुत्व था, जो पूरा कंट्रोल था, क्या वो हमारा था? क्या हमारा देश हमारे अकॉर्डिंग चलता था? नहीं, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था हमारे कंट्री, ठीक है। और हमारी कंट्री को कौन चलाता था? ब्रिटिशर्स चलाते थे, उनके देश का कानून चलाता था। हमारे देश में हमारे देश का कानून नहीं था, ब्रिटिशर्स के देश का कानून था, है ना, ब्रिटिश कानून चलता था। तो इसलिए उस समय जब ये संविधान बना, इसकी प्रस्तावना बनी, संविधान बनने से पहले क्या बना? प्रस्तावना बनी। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो तो बुक में सबसे पहले क्या आता है? इंडेक्स आता है, उसमें सारे चैप्टर्स के बारे में आपको लिखा रहता है कि किस चैप्टर में क्या है, किस चैप्टर में क्या है। छोटे बच्चे हैं उनकी बुक में तो फिर भी चलो चैप्टर्स लिखे होते हैं। जो थोड़े से आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें हम, तो वो उन बच्चों ने और भी कुछ किया हुआ है, कॉलेज में भी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडेक्स में सिर्फ चैप्टर नेम नहीं होते हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि उन चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा समझाया गया होता है कि उनमें क्या क्या हेडिंग्स आएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें चैप्टर्स में हैं, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो आप ना इसको एक इंडेक्स की तरह लीजिए। वो हमारी जो रूल बुक है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान की जो इंडेक्स है वो ये हमारी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, हमारा प्रीमियर है। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि उस समय मैंने बताया ये नई बात थी। लोग जो जिन्होंने इतनी मुश्किल से आजादी अचीव की थी, ठीक है, वो जानते थे कि आजादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है और तभी तभी मिली थी। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वो दोबारा से हमसे छिन जाए। तो वो चीज हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने अपने संविधान में ये कर दिया कि ये जो रहेगा ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेगा, इस पे हमारा ही कंट्रोल रहेगा, कोई बाहर वाला नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी कंट्री का कोई आया और उसने हम पे अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा ना हो, उसकी रोकथाम के लिए हमने अपने संविधान में ऐसी चीजें बनाई जिनसे कि कोई बाहर का आकर हम पर शासन ना कर सके, हमारे देश में अपने देश का कानून ना लगा सके, ठीक है, हमें फिर से गुलाम ना बना सके। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो इतना बड़ा संविधान है, आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी सी लाइंस में वो संविधान समझ गया, लेकिन क्या है कि यहाँ एक एक वर्ड में संविधान का एक बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है ना। तो यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से सिक्योर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी कंट्री की बात करें, चलो घर पे आ जाते हैं। आपका घर है, ठीक है, आपका कोई पड़ोसी या ये कहूँ कि जिसे आप जानते भी नहीं, वो आए आपके घर में बिना आपसे पूछे घुस जाए और आके आपके जो है रूम में जाके आपके बेड पे जाकर सो जाए, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल करोगे अपने आप को या फिर उसे निकालोगे, है ना, या ये कहोगे कि ऐसा हुआ ही कैसे, वो आया ही कैसे आपके घर में, है ना। बेड तक जाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई थी, वो आपके घर में घुसा ही कैसे। तो हमने क्या करा है, इस चीज को सिक्योर करने के लिए, इसको श्योर करने के लिए हमने ऐसे कानून व्यवस्था बनाई कि कोई भी दूसरे देश का इंसान अगर हमारे देश में आता है तो वो हमारी परमिशन के बिना आएगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो हमारी कंट्री में आएगा। ऐसा नहीं कि किसी का मन करा, किसी दूसरी कंट्री का जो पर्सन है उसका मन करा और वोट के चला आया, ठीक है। आपको पता ही होगा वीज़ा, पासपोर्ट्स वगैरह, तो ये सब जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इसीलिए की गई हैं कि देश में, बाहर के देश में कोई भी अगर आता है नागरिक, तो क्या है कि पहले वो हमसे, हमारी सरकार से इजाज़त लेगा। अगर हमारी सरकार उसको परमिशन देगी तभी वो हमारे देश में आएगा। अब बात करते हैं दूसरा वर्ड। तो आई होप आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं समाजवाद, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है समाजवादी। तो समाजवादी क्या है? समाजवादी से मतलब देखो जो आइडियोलॉजीज होती हैं, मतलब विचारधाराएं, है ना, कई तरीके की विचारधाराएं होती हैं। एक होती है समाजवादी विचारधारा, एक होती है पूंजीवादी विचारधारा, ठीक। तो समाजवादी और पूंजीवादी में क्या होता है कि पूंजीवादी विचारधारा जो होती है, मतलब बेसिकली जो कंपटीशन चलता है कि कंट्री में कौन सी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कौन सी विचारधारा होनी चाहिए, वो बेसिकली इन दो विचारधाराओं में चलता है कि या तो पूंजीवादी होगी या फिर समाजवादी होगी,
ठीक है। तो समाजवाद, पूंजीवादी में बेसिकली क्या होता है, पूंजीवादी में ये होता है कि जो लोगों की जो पूंजी है, जो लोगों की मनी है ना, उस पे क्या है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक, लोग सब चीजें अपने अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार को कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो इसमें अगर आपकी मनी पे कोई भी सरकारी कानूनी कायदे कानून ना हो तो क्या होगा। सपोज आपके पास पैसा है, आपका पड़ोसी आया, उसने बल से, ठीक है, वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, उसने आपका सारा पैसा छीन लिया और आपका अब उसे अपना बना दिया, तो क्या होगा। क्योंकि सरकार का तो इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं होगा, तो क्या आप कानून के पास जा पाएंगे, उनसे कुछ कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी देशों में ऐसा होता है कि लोग चोरी चकारी छीना झपटी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि प्रॉपर पैसे को लेके सरकार का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। तो हमने तो ये एक मुद्दा उठाया, सिर्फ एक मुद्दा, ऐसे पता नहीं और नजर नहीं कितने मुद्दे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इन सब मामलों में सरकार का हस्तक्षेप इसलिए जरूरी है, वरना क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के पास जितना पैसा होना चाहिए वो सारा का सारा उन बहुत सारे लोगों के बीच में ना बट के वो किसी एक इंसान के पास, यानी कि 99% लोगों के पास जितना पैसा होना चाहिए वो सब किसके पास होगा, वो शायद किसी 1% पर्सन के पास हो, है ना। तो ये क्या है कि प्रॉपर्टी का जो वो मतलब मनी का जो बैलेंस है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ये सब चीजें नहीं हो, इसलिए हमने कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी विचारधारा अपनाई, समाजवादी विचारधारा अपनाई, जिसमें समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक समान ग्रो करने की, उठने की आजादी मिलती है। उनको सरकार अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेगी कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिससे कि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति अमीर हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग, मतलब जो एक श्रेणी का जो वर्ग होता है, आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दोगे तो क्या होगा, वो तो अमीर होता चला जाएगा, लेकिन जो दूसरा वर्ग है, जो निम्नतम श्रेणी का जो वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वो क्या है, वो और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो क्या है कि समाज में कोई बैलेंस नहीं रहेगा। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए हमने समाजवादी विचारधारा को अपनाया, उसको अडॉप्ट किया। फिर आ जाते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है, भारत जो है, ठीक है, तो इसमें मतलब हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म हैं और हमारा देश बहुत सारे धर्मों को मानता है, सबको अपनाता है। लेकिन क्या हमारे देश का अपना कोई धर्म है? नहीं, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे अगर नहीं समझ में आते तो फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान को ले लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ज्यादातर मतलब जब पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग जहाँ पे सबसे ज्यादा थी, जिन बेल्ट्स में ज्यादातर मुस्लिम थे, उन बेल्ट्स को हमने पाकिस्तान बना दिया था। तो 2 बेल्ट्स थी, तो जब पार्टीशन हुआ तो 2 बेल्ट्स हमने पाकिस्तान में मान दी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादातर मुस्लिम थे, वहां ज्यादातर मुस्लिम थे, इसलिए पाकिस्तान ने क्या करा, जो अपना धर्म बनाया वो मुस्लिम धर्म बना दिया। उस देश का अपना एक धर्म है, वो मुस्लिम धर्म है, लेकिन बाकी जितनी भी बेल्ट्स थी वो वहाँ पे मतलब ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदुओं की थी। तो हम भी तो अपना धर्म बना सकते थे, भारत भी अपना धर्म बना सकता था, हिंदू धर्म, ठीक है। लेकिन क्या हमने ऐसा करा? नहीं, हमने ऐसा नहीं करा। हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, हम हर धर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब जिसमें सभी धर्म हो, जिसमें सभी पंथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पंथ का, किसी एक धर्म का हो, ठीक है। यानी कि भारत में मुस्लिम है तो मुस्लिम वो अपने धर्म को, मतलब हम मुस्लिम धर्म को भी अडॉप्ट करते हैं, हम हिंदू धर्म को भी अडॉप्ट करते हैं, हम क्रिश्चियंस को भी करते हैं। इसका एक एग्जांपल अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग दें तो आपके स्कूल में छुट्टियां पड़ती हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी यहाँ पे वहाँ छुट्टियां पड़ती हैं। तो दिवाली, होली, ये किसके त्यौहार है? हिंदू के त्यौहार है। तो जब दिवाली, होली ये सब त्यौहार आते हैं तो क्या होता है, स्कूल में छुट्टी होती है, ठीक है। अब भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? हिंदुस्तानी थे, मतलब हिंदू लोग थे, सॉरी, है ना। हिंदुस्तानी तो सभी थे। तो पार्टीशन के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में हिंदुओं की थी, ठीक। तो हम ऐसा कर सकते थे ना कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता देते, हिंदुओं के त्योहारों को ज्यादा मान्यता देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा।
अगर हम होली और दिवाली की छुट्टियां रखते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, अपने जितने भी जो भी प्रेमिसेस हैं वहाँ पे सब पे, तो उसी के साथ साथ अगर हम पंथ निर्देश हैं तो हम क्या करते हैं, जब क्रिसमस आता है तो हम क्रिसमस की भी छुट्टियां रखते हैं। आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपका ऑफिस हो, वहाँ पे क्रिसमस की भी छुट्टी होगी, ईद की भी छुट्टी रखते हैं, ठीक है। और जो हमारे सिख धर्म के जो हैं लोहड़ी एंड ऑल है ना, जब ये वाले जो त्योहार आते हैं, जो सिख कम्युनिटी के जो त्योहार आते हैं, उन पे भी छुट्टियां रखते हैं। यानी कि क्या हुआ कि जितने भी धर्म है हमने सबको इक्वली अडॉप्ट करा है, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष हैं। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि देश को पंथ निरपेक्ष होना पड़ेगा। हम एक धर्म को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम सिर्फ एक धर्म को ही सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष। फिर आ जाता है लोकतंत्रात्मक। अब पता है क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों को लगता है कि लोकतंत्रात्मक और गणराज्य एक ही है, एक जैसे शब्द है। कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में ना इनमें डिफरेंस करने के लिए आ जाता है कि डिफरेंशिएशन कीजिए लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दोनों एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, अलग अलग है। चलिए बात करते हैं। इससे पहले हम समझेंगे लोकतंत्रात्मक क्या है। लोकतंत्रात्मक मतलब कि जहाँ पे लोगों का तंत्र हो, ठीक है, लोग डिसाइड करें कि क्या होना है। तो ये कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि जिसका जब मन हुआ वो गया विधानसभा या नॉल में, है ना, गया और कहा कि भाई मेरा मन ये कर रहा है, आज तो ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है, वो लोकतंत्रात्मक है, यानी लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है ना। क्या हम कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, ठीक, उनके अकॉर्डिंग होता है लोकतंत्रात्मक। और अच्छा, ये सब डिसाइड कौन करता है? लोकतंत्रात्मक में हम डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और आके डिसाइड करेगा, यानी कि सारी की सारी, ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर जो है वो किसी एक को मिल जाएगी। जैसे कि सपोज करें मोनार्की, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता है वहाँ पे क्या होता है, क्या लोग डिसाइड करते हैं? नहीं, वो जो राजशाही परिवार है वो परिवार डिसाइड करता है, और उसमें भी मेनली कौन डिसाइड करता है? जो राजा होता है, किंग होता है या क्वीन होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा, है ना। तो लोकतंत्रात्मक मतलब जहाँ लोगों का शासन हो, लोगों के लिए शासन हो, लोगों के द्वारा शासन हो, ठीक। लोकतंत्रात्मक मतलब जितना भी कुछ होगा, सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी ऑफिसेज हैं, जो भी पद हैं, क्या जो सब क्या है, वो क्या है, लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब पद शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि पद तो सरकारी पद और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो नेता वगैरह जो होते हैं, मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गणराज्य। देखो, गणराज्य और लोकतंत्रात्मक में ना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, एक बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गणराज्य भी मैंने आपको मोनार्की का एग्जाम्पल दिया था लोकतंत्रात्मक में, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मोनार्की का ही एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कहा कि जितना भी मंत्री मतलब जितने भी मंत्री होते हैं उनकी बात करते हैं। गणराज्य में हम बात करेंगे जो हमारा जो एक राष्ट्रपति है हमारा, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक हमारे देश का। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, क्या वो ऐसा है कि लाइक अभी जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उनके जो बेटे होंगे आगे वही राष्ट्रपति बनेंगे? ऐसा नहीं है ना, उनके बेटे आगे राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, कोई भी बन सकता है। हर 5 साल में चुनाव होता है, उस चुनाव में हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ जगह क्या मतलब, ये जो है गणराज्य सिर्फ भारत में ही नहीं है, और भी जगह है। तो कहीं पे डायरेक्ट, कहीं पे इनडायरेक्टली जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली होता है। अब जो गणराज्य में हर 5 साल बाद एक चुनाव होगा, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति कौन होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का डिसाइड हुआ। लेकिन जहाँ गणराज्य नहीं है, जहाँ गणराज्य नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, मोनार्की सिस्टम है या फिर कोई और सिस्टम है, तो वहाँ पे बेसिकली मोनार्की में ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ जगह ऐसा है कि प्रधानमंत्री, तो मतलब कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ पे हमारा लाइक ये संविधान वगैरह भी चलता है, और साथ में क्या चलता है, मोनार्की भी चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो तो कुछ और, प्रधानमंत्री या कोई भी और पद का डिफरेंट नहीं हो सकता है। बेसिकली हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या है,
वो सत्ता से आ जाएगा। और क्या कहते हैं, जो आपका राष्ट्रपति है, ठीक, राष्ट्रपति वो जो राजशाही परिवार है मोनार्की, उसमें से कोई होगा, ठीक है। और अगला राष्ट्रपति कौन होगा, हमारे यहाँ तो हर 5 साल में चेंज हो जाता है, लेकिन वहां पे अब प्रधानमंत्री हमने चुन लिया अपने विधानसभा नॉल से, लेकिन गणराज्य की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, राष्ट्रपति जो राजा है वो बनेगा, और फिर 5 साल में नहीं, उस राजा का जो अगला बच्चा होगा, ठीक है, उसका बेटा या जो भी कोई होगा, उसका भाई बेटा वटेवर, ठीक है, वही मतलब जब तक वो राजा जिंदा है ना तब तक वही राजा राष्ट्रपति रहेगा, या फिर वो अपनी इच्छा से, जिंदा होते हुए भी वो अपनी इच्छा से आगे अपने घर के किसी भी सदस्य को, अपने ज्यादातर अपने बेटे को वो अपना पद देते हैं। तो वो ऐसी जगह पे गणराज्य नहीं होता। गणराज्य क्या है, मोनार्की गणराज्य नहीं है। गणराज्य वहां वो है जो हर 5 साल में चुनाव होगा और राष्ट्रपति चुना जाएगा जनता के द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इतने पार्ट के वो सब पढ़े, अभी इनको इकट्ठा पढ़ लेते हैं, अलग अलग हमने पढ़ लिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। तो अभी तो इतना करा, अब समस्त नागरिकों को, ये तो क्या था कि हमने बात कर ली कि भाई पंथ निरपेक्ष मतलब कंट्री क्या है ना। अभी तक हमने यहाँ पर समझा कंट्री के बारे में कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री कैसे होगी। अब हम बात करते हैं, मतलब कंट्री के लोग भी कंट्री का एक पार्ट है, लेकिन अब सिर्फ जो फोकस होगा वो कंट्री के लोगों पे हो जाएगा अब, ठीक है, समस्त नागरिकों को, है ना। अब नागरिकों पे आ जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि अब बात कर रहे हैं न्याय की, ठीक है। अब वो न्याय कैसे, हमारे संविधान में 3 तरीके के न्याय रखे गए हैं। पहला हुआ सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। तो 3 तरीके के ये न्याय चलाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय मीन्स कि समाज के जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक तौर पे उनके संग न्याय होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को तो लाइक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, किसी को थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो आपने देखा होगा कि समाज मतलब सरकारी स्तर पे तो ऐसा नहीं है, हम लोग आपस में चाहे कुछ भी करते रहें, अभी भी मतलब इतने ज्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग ऊंच नीच मानते हैं, ठीक है, जो कि नहीं माननी चाहिए। लेकिन अगर हम बात सरकार की करें तो सरकार कहीं पर भी किसी भी जगह ऐसा अन्याय नहीं करती, ऐसा नहीं करती कि समाज के एक वर्ग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और दूसरे को कम इंपॉर्टेंस मिल रही है। सरकार का क्या काम है कि जो हमारे समस्त नागरिक हैं वो सामाजिक तौर पे उसमें उनमें बैलेंस आए और सभी को एक जैसा न्याय मिले, है ना। ऐसा नहीं हो कि एक अमीर है तो चलो उसको ज्यादा न्याय दे देते हैं, ठीक है, और अगर एक गरीब है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा इतना नहीं सोचना, उसके लिए क्या सोचना, तो गरीब है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम न्याय के लिए जाते हैं, लाइक हमारा कोई भी इशू है, हम अगर कोर्ट में जा रहे हैं या पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर सरकार की बात कर रही हूँ मैं, उन ऑफिसर्स के और उन ऑफिसर्स की सोच की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि इस तरीके का कोई ऐसा प्रबंध नहीं है कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप किसी ऊंचे वर्ग से हैं, ऊंची जाति से हैं, तो आपको ज्यादा न्याय मिलेगा, और अगर आपके संग ऐसा नहीं है तो आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाएगा। तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है। सरकार कहती है कि मेरे समस्त नागरिकों को समान सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं आर्थिक पे, आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में क्या है कि जो भी ऐसी सरकार जो योजनाएं बनाती है, ठीक है, सरकार जो योजनाएं बनाती है जिनमें आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, या फिर जो अभी हमने समाजवादी और पूंजीवादी की बात करी थी, तो सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ, आर्थिक उन्नति, है ना, इन सब चीजों पे जो भी योजनाएं होती हैं वो सब क्या है, वो भी सब समान है ना। सरकार कहती है कि मैं अपने समस्त नागरिकों को एक जैसा आर्थिक न्याय दूंगा, अलग अलग नहीं दूंगा, ठीक। फिर हो जाता है राजनीतिक न्याय।
राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय कि राजनीति से मिलने वाले जो हमारे न्याय है, मतलब देखो जैसे कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, ठीक है, इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बहुत ऊंचे पद, ऊंची जाति के हो या ऊंचे वर्ग के हो तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत आसान है, और जो कोई नीची जाति का है तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में। एक तो यही हो गया राजनीतिक न्याय में। दूसरा क्या है, हम अगर बात करें वोट देने की, तो वोट देने में क्या ऐसा कुछ होता है कि जो ब्राह्मण हैं या कोई बहुत ऊंची जात के लोग हैं, ठीक है, या ऊंचे बहुत अमीर लोग हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, सिर्फ वही वोट देंगे, दूसरी जाति के या निम्न तबके के लोग वोट नहीं देंगे? ऐसा नहीं है ना। सभी लोगों को समान अधिकार है वोट देने का। हाँ, 18 ईयर्स से अगर आप छोटे हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन वहां पे क्या है, एज का क्राइटेरिया है, आपके वर्ग का, आपकी जाति का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी वोटिंग में ये चीज और भी हो गई कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, सभी के वोट्स को इम्पोर्टेंस, मतलब सॉरी, सभी के वोटों को इक्वल इम्पोर्टेंस में दी गई है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बहुत ही उच्च वर्ग के हैं तो आपके जो वोट है, आपकी एक वोट को 2 में काउंट किया जाएगा, ठीक है, या फिर आप निम्न वर्ग से हैं तो क्या है कि आपकी 2 वोट को भी आधी में काउंट किया जाएगा या 1 में काउंट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, लाइक सभी की वोट्स को एक जैसी समान इम्पोर्टेंस दी गई है, ऐसा हमारा भारत का संविधान कहता है, ऐसे उसका उद्देश्य है। फिर आ जाता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ अभी हमने बात करी पहली वाली लाइन में न्याय की, अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता है, देखो किसी भी मतलब देश के लिए स्वतंत्रता जो है और न्याय, ये बहुत ही बड़ी चीज है। अगर न्याय की हम बात करें तो आपने देखा होगा, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो जो भी ऐसे कुछ राजा हुए हैं, है ना, जहाँ पे न्याय नहीं होता था, तो वो क्या हुआ कि वो उनका जो राजपाट है वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। कुछ समय तो उन्होंने अपनी मनमानी करी, लेकिन फिर क्या हुआ, जनता में आक्रोश आ गया और जनता ने उनको उठा के फेंक दिया, उनका शासन खत्म हो गया, ठीक। तो हमारा संविधान इसलिए बना था कि हमारा देश जो है वो अच्छा से चलता रहे, सुचारू रूप से चले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखा गया कि देश के नागरिकों के संग न्याय होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के संग बहुत बढ़िया न्याय हो रहा है, किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमने ये न्याय वाली लाइन अपने संविधान की प्रस्तावना में मेंशन की। फिर आ जाती स्वतंत्रता, यानी लोगों को स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए सो दैट वो खुल के सांस ले सकें, अपनी बात को बोल सकें, जो सोच रहे हैं उसको बता सकें, है ना। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता किस चीज की मिली? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान हमें दे रहा है। तो ये क्या है? आपके विचार, यानी कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर संविधान की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आपका जो मन आए आप वो सोचें। फिर आ गया, अगर आपने सोचा उसके बाद आपकी अभिव्यक्ति, विचार आया ना, तो विचार की अभिव्यक्ति भी तो करोगे आप। तो अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को सामने वालों को बताना कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। आप किसी भी एक, आप ये भी कह सकते हैं कि कोई कुछ हुआ, कोई घटना घटी, उस घटना पे आपका क्या मानना है, आप उस घटना को किस तरीके से ले रहे हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति क्या है? ये अभिव्यक्ति आप बोल के भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आप अपनी पेंटिंग से भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, जैसे मॉडर्न आर्ट्स में होता है। आप मूवी, जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो क्या है, वो सब उनके विचारों की अभिव्यक्ति तो है जो उनकी फिल्म्स बन रही है। लाइक वो जो सोच रहे हैं, समाज को जिस नजरिए से वो देख रहे हैं, वही तो चीज वो अपनी फिल्मों में डालते हैं, है ना। तो आप जो अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उससे आप किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को, ठीक है। तो इस चीज की स्वतंत्रता हमें हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन इस विचारों की अभिव्यक्ति में एक चीज है, जैसे सरकार ने हमें बहुत सारी स्वतंत्रता तो दी है ना, लेकिन उस पर बहुत सारे क्या करें, उस पर जगह जगह पे उन्होंने कुछ रोक भी लगाई है।
जो कि बहुत, जैसे कि आपके घर में भी तो ऐसा होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं आपको स्वतंत्रता देते हैं कि कहीं भी जाओ घूम, लाइक अगर जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लगता है हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, वो किसी भी गलत जगह जाएंगे ही नहीं, कुछ भी गलत करेंगे नहीं, तो कहते हैं जो मर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पाबंदियां लगाते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाना है जाओ, लेकिन इतने बजे घर में आ जाना, है ना। तो इसी तरीके से क्या मतलब और भी बहुत सारी स्वतंत्रता है जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे कोई रोकथाम लगा देते हैं, फाइन। तो ऐसे ही हमारे इस विचारों की अभिव्यक्ति पे भी रोके, अदरवाइज तो लोग कुछ भी करेंगे। तो जैसे अगर हमें मैंने कहा कि बोलना है ना, आप बोल के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या एक है, ये इसके ऊपर ना एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो उसमें क्या है कि आप अगर बोल रहे हैं तो आपके शब्द भड़काऊ नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शब्द जिनसे कि आप लोगों में आक्रोश पैदा कर दे। आपको अपनी जो बात बोलनी है आप बोलिए, नम्रता के साथ बोलिए, और उसमें जो शब्द है ना वो आप सोच समझ के यूज करें, लाइक कि आपके शब्द भद्दे नहीं होने चाहिए, विनम्र नहीं होने चाहिए, उनमें कटाक्ष ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग उनसे भड़क जाएं, ठीक है। ओके, और हम अब बात करें कि सरकार ने आपको पूरी मतलब आज़ादी दी है, आपका जो मन आया आप करो, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सरकार ने आपको आज़ादी दी कि आप अपने हाथ को जितना चाहें उतना हिलाइए, ठीक है, आपका हाथ है, कुछ भी कीजिए, हिलाइए, लेकिन आप अपने हाथ को सिर्फ उस सीमा तक हिलाएंगे जहां सामने वाले की नाक ना लगे, है ना। हाथ हिलाने की इजाजत दी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप किसी के जाके मुंह पे, किसी की नाक पे मुक्का मार दें, उसको थप्पड़ मार दें, इसकी इजाजत नहीं है। अपना हाथ हिलाने का मन कर रहा है हिलाओ, खूब हिलाओ, लेकिन आपके द्वारा किसी दूसरे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ना मानसिक नुकसान, ना शारीरिक नुकसान, ना आर्थिक नुकसान, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ और भी रोकथाम है। फिर है विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी बात पे, जिस भी धर्म पे या बात पे आपका विश्वास है, ठीक है, आप वो करें, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप इस चीज़ पे विश्वास करें, इस चीज़ पे नहीं विश्वास करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि समाज में जितना, मतलब इस ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है वो सिर्फ भगवान है, तो आपको कोई रोक नहीं रहा ना, आपको पूजा कर दिया, आप सब कुछ छोड़ के अगर पूजा पाठ में लगना चाहते हो, सन्यासी बनना चाहते हो, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, है ना। आपका मन है, आपका विश्वास है, आपकी आस्था है भगवान में, आप कीजिए। जबकि ऐसा नहीं है कि हर देश में ऐसा है, कुछ देशों में ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे देश में ऐसा है। फिर आ जाता है धर्म, यानी कि आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी पूजा कीजिए, कोई आपको नहीं रोक, पूजा के जो एक अलग से बताऊंगी, ठीक है। तो आप किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म में रहिए, कोई आपसे ये नहीं कहेगा। जैसे कि कुछ ऐसा भी है तो कि लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, कुछ ऐसे मामले भी देखते हैं दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। तो ये हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आपका अगर हिंदू है तो आप अपना हिंदू धर्म रखिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म रखिए, आप हिंदू है तब भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, आप मुस्लिम है तब भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। आपके धर्म से आपकी इंपॉर्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाता है, अच्छा और भी एक चीज है यहाँ पे कि आप हिंदू हैं, ठीक है, या आप किसी भी धर्म में हैं, आप अपने धर्म को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अगर आप अपने धर्म के साथ साथ किसी दूसरे धर्म को भी मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो जो धर्म है वो मेरे धर्म से ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो हमारा संविधान आपको उसकी भी पूरी पूरी छूट देता है। आपको जो धर्म अपनाना है आप अपनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई आपको नहीं रोकेगा। दूसरा आ गया उपासना, यानी कि पूजा पाठ, है ना। तो आपका जो भी धर्म है, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने ईश्वर की, अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। आपको कोई ये नहीं कहेगा आप भारत में रह रहे हो तो आप नमाज नहीं पढ़ोगे, आपको अपने भगवान की पूजा भी जो है मंदिर में जाके करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो धर्म है आप उसके अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपनी आस्था, अपने विश्वास के अकॉर्डिंग आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपको आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता, मतलब ये जो पूरी लाइन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इनका क्या मतलब है। अब आ जाते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो
प्रतिष्ठा से क्या मतलब है? प्रतिष्ठा से मतलब हो गया आपका स्टेटस, ठीक है। यानी कि जैसे पहले जमाने में, आज़ादी से पहले क्या होते थे, बहुत सारी ना उपाधियां होती थी लोगों को, किसी को कुछ उपाधि, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी लोगों को उपाधियां देते थे, लाइक उनके नाम के आगे, जैसे आजकल अगर आप अभी की मैं आपको एक उपाधि बताती हूँ, डॉक्टर, ठीक है। आप अगर पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाता है। तो पहले भी ऐसे बहुत सारी उपाधियां होती थी। तो हमारे जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो हमने क्या करा, सारी उपाधियां हटा दी, सिर्फ कुछ उपाधि छोड़ दी गई जो कि आपकी योग्यता से है ना, वो आपके स्टेटस से नहीं है, आपकी योग्यता से। जैसे कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, डोंट वरी, वो उपाधि कहीं नहीं छेड़ी, हमारे संविधान ने वो उपाधि दी हुई है ना। लेकिन आप सोचिए कि आपको ऐसे, मतलब आप कह लें अपने आप को जमींदार, लेकिन संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता कि हाँ आप जमींदार हैं या कुछ है ना। तो ठीक है, इस तरीके की जो पहले बहुत सारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारी उपाधियां होती थी इसी स्टेटस के बेसिस पे। लेकिन अभी क्या है, आपको जो उपाधियां मिल रही हैं वो आपके स्टेटस के बेसिस पे नहीं, आपको आपकी योग्यता के बेसिस पे मिल रही है। अगर आप योग्य हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपके नाम के संग आपकी उपाधि जुड़ जाएगी। लेकिन समता की बात कर रहे हैं ना, तो उन कुछ को तो हमने छोड़ा है, लेकिन बाकी सारी उपाधियां हटा दी। स्टेटस, प्रतिष्ठा हमने हटा दी। कि ऐसे हटा दी, ऐसा नहीं कि लोगों से उनका पैसा छीन के रख लिया। जैसे कि अब आपको अगर आपको पता हो तो गवर्नमेंट ने रेड लाइट भी बंद कर दी है। जैसे क्या होता था कि पहले जो कुछ ऑफिसर्स होते थे उनकी गाड़ियों पे रेड लाइट चलती थी, ठीक है। अब रेड लाइट भी नहीं है। सो दैट कि हाँ हम एक ही देश के लोग हैं और हमारा संविधान समानता की बात करते तो सब समान है, हटा दिया। अवसर की समता, अवसर जैसे कि सरकारी नौकरियां होती हैं या सरकार कोई भी योजना निकालती है, तो वो क्या है, वो अवसर सबके लिए समान है, ठीक है। वो अवसर सबके लिए समान है। हमारे संविधान कहता है कि हम अपने समस्त नागरिकों को समान अवसर देंगे, जिससे कि हर कोई ऊपर उठ सके, हर कोई क्या है अपने को ग्रो कर सके। समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि ये जो प्रतिष्ठा और अवसरों की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि आपको कोई भी नौकरी करनी है या कोई भी आपको योग्यता, आप योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको कोई अवसर मिलना चाहिए तो आपको प्राप्त होगा। ये हमारा देश का संविधान कहता है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो हमने अभी ऊपर बात करी थी स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं गरिमा, है ना, व्यक्ति की गरिमा, गरिमा कहते हैं। तो क्या है कि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन वो स्वतंत्रता सिर्फ ऐसी नहीं है कि खाली आप स्वतंत्र हो लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं है ना। तो राष्ट्र अपनी तरफ से जो स्वतंत्रता देता है वो आपकी गरिमा के साथ देता है, आपकी इज्जत के साथ देता है। यानी कि आप स्वतंत्र हैं तो गरिमा के साथ हैं अपनी, आपकी इज्जत पे किसी भी तरीके का कोई आघात नहीं करेगा देश का संविधान, ठीक है। फिर आ जाती है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो कई जगह लगता है कि अगर राष्ट्र की बात आ रही है तो एकता और अखंडता एक ही चीज है। ये एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। कैसे? एकता जो है वो आपकी मानसिकता से है रिलेटेड, ठीक है, और जो आपकी अखंडता है वो ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है, ठीक। अब कैसे बताते हैं। एकता की बात अगर हम करें तो अभी हमने बात करी थी पंथ निरपेक्ष की, है ना, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम क्या है, हम पंथ निरपेक्ष है ना, क्योंकि सभी धर्मों को अपनाते हैं, तो हम सब एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एकता को बना के रखेंगे। ये बात तो करती है हमारी एकता। तो ये कहाँ से जुड़ी है? हमारी मानसिकता से जुड़ी, यानी कि हमें मन से एकता, आपस में प्रेम, भाईचारा, ये सब रखना है। फिर आ जाती है अखंडता। आपको पता होगा, अगर आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई करी है, तो जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रिंसली स्टेट्स की एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो क्या कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम भारत में शामिल नहीं हैं, वो अलग ही रहेंगे। तो क्या था कि बड़े मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सबको एक करा, भारत में शामिल करा। बहुत मुश्किल था ये काम, वल्लभ भाई पटेल ने करा, इसीलिए उनको आयरन मैन भी बोला जाता है। अब कर लिया, ठीक है, लेकिन अब जैसे आप कहीं जाते हैं
अपनी मर्जी से आपका मन कर रहा है कि आप कोई ऑफिस, अगर हम बात करें कि आप कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने कर लिया, ठीक है, आपको अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको अच्छा ही लगा तो क्या है, आप उसे छोड़ सकते हो ना बाद में। तो ये चीज़ हमने सुनिश्चित कर ली अखंडता से कि वो जो प्रिंसली स्टेट्स हमने जोड़े थे भारत में, वो जुड़ तो गए लेकिन अब वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक बार जुड़ गए ना, वो अलग नहीं हो सकते। तो यानी कि भारत के किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की परमिशन नहीं है। जो स्टेट भारत में जुड़ गया वो भारत का हिस्सा है, वो भारत से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अखंडता। तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि ये सब क्या है, ये सब हमारे आपसी भाईचारे, प्रेम, इन सब पे ही तो डिपेंडेंट है, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी कि ये जो संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई, बनाया गया, ये कब, 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसमें जो हिंदी जो तारीखें होती हैं वो भी मेंशन की गई है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, यानी कि अंगीकृत मतलब उसको लागू कर दिया गया, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यानी कि ये सब जो बातें हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखी हैं, इन सब को हम क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, लागू करते हैं, अधिनियमित पूरे मतलब लीगली तौर पे लागू करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को इसमें समर्पित करते हैं। जो हम कह रहे हैं, जो हमने लिखा है, हम उसे मानेंगे, हम उसे करेंगे, उसमें अपनी पूरी विश्वास आस्था रखेंगे। तो ये था हमारा प्रस्तावना का अर्थ, ठीक है। अब इतना सारा मैंने समझाया है, सब कुछ तो याद रहेगा, 2-3 बार देख लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन अब क्या है ना, इतना अब समझ के आप इसे इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो समझाया है आपको प्रस्तावना उद्देशिका, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। दूसरी चीज कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनको कहें कि वो हमारे चैनल को विजिट करें। हो सकता है उन्हें हमारे चैनल पे अपने लिए कुछ फ्रूटफुल मिले। सो प्लीज ऐसा जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।